नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। फटाफट लाइव आ जाइए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपने डिस्कस किया था मर्दा से संबंधित जो मर्दा प्रच्छेदिका है, अवमर्दा है, पृष्ठीय मर्दा है और उसके अलावा मर्दा की मोटी मोटी संरचना की बात की थी। जो कल का हमारा टॉपिक था वो काफी इंपॉर्टेंट था और आपने देखा होगा हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रॉक यानी चट्टाने। जब भी आप सॉइल साइंस पढ़ते हैं तो इस पार्ट को ज्यादातर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है और हमारे यहाँ आने का मतलब है कि टफ है उसको अपने को इजी बनाना है। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चट्टाने, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का अपक्षय, उसके अलावा खनिज और खनिजों का प्रकार, ये अपना आज का पार्ट रहने वाला है। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फटाफट लाइव हो जाइए ताकि अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर पाए। सॉइल साइंस की अपनी जो पहली क्लास थी जिसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान का परिचय की बात कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको मोटी मोटी कहानी चट्टानों से संबंधित बता दी थी। नमस्ते भाई, नमस्ते। बर्थडे मेरा नहीं है, साइंस के हमारे टीचर है उनका है, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर साइंस का हूँ, वो साइंस की बात कर रहे थे ना। तो बर्थडे मेरा नहीं है आज। सभी स्टूडेंट विश कर रहे हैं, तो सर ने साइंस के टीचर का बर्थडे बताया था, मेरा नहीं है, ठीक है। तो सभी को नमस्ते, फटाफट लाइव हो जाइए। देखो, टॉपिक है अपना चट्टाने यानी रॉक्स। पीछे जो फर्स्ट अपना चैप्टर था या फिर अपने फर्स्ट जो सेशन था सॉइल का, उसमें अपने मृदा विज्ञान के परिचय से संबंधित बात की थी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था मृदा निर्माण कैसे होता है। तो मृदा निर्माण से पहले मैंने कहानी बताई थी कि भी चट्टाने बनेगी, चट्टाने टूटेगी, रिगोलित बनेगा, रिगोलित से मृदा बनेगी। तो वहां पे अपने मोटा मोटा चट्टानों का डिस्कस हो गया था, ठीक है। तो अब थोड़ी सी तो अपने को वो कहानी दोबारा से दोहरानी पड़ेगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपने, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। देखो, रॉक्स यानी चट्टाने। चट्टानों को ग्रीक में बोलते हैं पेट्रोन। ग्रीक भाषा में क्या बोलेंगे? चट्टानों को पेट्रोन। और चट्टानों का बनना क्या कहलाता है? पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस अच्छे से याद रखना है आपको। चट्टानों के निर्माण को क्या कहा जाता है? पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोन जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। पेट्रोजेनेसिस भी कौन सी भाषा का हुआ? पेट्रोन से ही बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम इसको भी कौन सी भाषा का मानेंगे? ग्रीक भाषा का ही मानने वाले हैं। चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों का वितरण कैसा है, चट्टानों का वर्गीकरण कैसा है, ठीक है, इन सब बातों का, या चट्टानों के गुण धर्म कैसे हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, इन सब बातों की जो स्टडी की जाती है वो अपने जनरली पेट्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करेंगे? अपने पेट्रोलॉजी के अंदर करेंगे। पेट्रोलॉजी भी ग्रीक भाषा का ही शब्द हुआ ना। पेट्रोन किससे आया? ग्रीक से, जिससे पेट्रोजेनेसिस बना। पेट्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? चट्टानों का निर्माण। चट्टानों के निर्माण को या चट्टानों के उत्पत्ति को हम पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। और वो विज्ञान जिसमें चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का प्रकार, चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वितरण, चट्टानों के गुणधर्म, जिसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक सब आ जाते हैं, वो विज्ञान पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो पेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है अपना पेट्रोन और दूसरा कौन सा है? लोगस, या लोजिया भी लिख सकते हैं। लोगस की जगह अपने लोजिया भी होता है। लोगस या लोजिया एक ही बात है। इसका मतलब हम बार बार बात कर ही चुके हैं, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। पेट्रोन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। पेट्रोन का अर्थ क्या होता है? चट्टाने होता है। पेट्रोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से, पेट्रोन जिसका मतलब चट्टाने, लोजिया या लोगस जिसका मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना होता है। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। लाइक में बड़ी कंजूसी चल रही है ना, लाइक करिए भाई, सब्सक्राइब जिसने किया है, नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करिए। और जो स्टूडेंट अभी लाइव नहीं आए हैं, आपके जो मित्र बंधु हैं, उनको शेयर करिए, फटाफट लाइव आइए ताकि अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर पाए। तो चट्टानों का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। पेट्रोन, पेट्रोजेनेसिस और पेट्रोलॉजी, सीधा सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है सामने, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। अब हम बात करें चट्टानों के प्रकार की। सबसे पहले चट्टानों के प्रकार की, पीछे जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने आपको बताया था, अगर आपका फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है तो ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर वाली सारी कहानी मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड भी कर रखा है अलग से मर्दा, क्योंकि यहाँ पे तो कंबाइंड क्लास होती है, जैसे पहले जीके की होती है, उसके बाद अपने एग्रीकल्चर की होती है। तो अकेला सोइल का जो लेक्चर है वो भी मैंने काट के उसको अपलोड कर रखा है, क्योंकि
मैंने कल कहा था सोयल में हर एक लेक्चर हर एक दूसरे लेक्चर से रिलेवेंट होता है। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर बीच में छोड़ दिया तो आपको कहानी समझ में नहीं आती है। फिर आप ठीक है कुछ याद कर लेंगे, कुछ आपको क्लास ठीक लग सकती है, बट वो मजा नहीं आएगा जिसमें आपका बेस क्लियर होता है। इसलिए हमेशा बेस क्लियर करके ही आपको चलना होता है। तो मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था धरती का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यानी पपड़ी बोलते हैं, और धरती की पपड़ी है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, भू पपड़ी बोला। उसके बाद मैंने कहा बाहर की मेटल की परत होती है, आउटर मेटल लेयर, वो कैसी होती है, ठोस होती है, बाहर धात्विक परत ठोस होती है। बाकी का जो भाग बचता है अंदर का वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। अंदर का जो भाग है वो कैसा होता है, तरल। बाहर धात्विक परत जो होती है वो ठोस होती है। क्रस्ट भू पपड़ी होता है वो भी ठोस होता है, ये मैं आपको कहानी बता चुका हूं। धरती के ऊपरी भाग जो ठोस है वो कितना है, 200 किलोमीटर है। ऊपरी भाग जो ठोस है वो 200 किलोमीटर है, और ठोस को ही, धरती के ठोस को स्थल मंडल कहा जाता है। तो धरती में स्थल मंडल की जो गहराई है वो कितनी होती है, जनरली 200 किलोमीटर होती है। उसके बाद एक आंतरिक कोर होती है, ये आंतरिक कोर है, इसमें भारी धातु है। भारी कौन कौन से आपको बताया था, बताओ भी फटाफट कौन से हैं। तो भारी धातु इसमें निकल और आयरन होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, कितना ही गर्म कर लो पिघलेंगे नहीं, वेस्कोसिटी नहीं होती है। तो आंतरिक कोर कैसी होगी, ठोस होगी। बाकी जो बीच का भाग है वो बिल्कुल कैसा होता है, तरल, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। अपने बात कर रहे थे कि 3000 डिग्री से सेल्सियस से लेकर यहाँ जो तापमान है वो जनरली 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 3000 से 4500 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान देखने को मिलता है। इतने तापमान पर सारी की सारी चीजें हैं वो तरल रहती है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो तरल रहती है। अब ये तरल है वो बहुत गर्म है। मैंने कहा था जो चीज गर्म होती है, जिसमें गर्मी होती है, वो उबाले तो मारेगी, यानी बाहर निकलने की तो कोशिश करेगी ना। तो इसमें जो लिक्विड है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और इसमें जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरली मेग्मा या फिर लावा। क्या बोलते हैं, मेग्मा। वैसे जनरली लावा जब ये बाहर निकल जाता है तब बोला जाता है, लेकिन गलत नहीं होगा, मेग्मा और लावा बोला जा सकता है। इस तरल को मेग्मा या लावा बोलेंगे। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है। अब ये क्या करता है, जब इतना गर्म है तो इसका आयतन बढ़ेगा। जब किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है और वो हल्की होती है, ठीक है। तो अब ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो कई बार क्या होता है, धरती की जो चट्टानों की परतें होती है, प्लूटेन्स होते हैं, उसके बीच में ये फंस जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। बताया था मैंने पहले लेक्चर में। देखो इसको समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। ये मेग्मा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो धरती के अंदर क्या होता है, कुछ परतें बनी होती है ना, चट्टानों की इस तरह से परतें बनी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अपने ट्यूबवेल खोदते हैं तो नीचे पत्थर होता है, उसको कैविटी बोलते हैं, वो टूटती है और उसके बाद क्या है, पानी निकलता है। तो वहां बीच में खाली जगह होगी तभी तो उसमें पानी भरा हुआ होगा ना। तो बीच में स्पेस होता है, देखो चट्टानें होती है, उनके बीच में कुछ खोखली जगह होती है। अगर उसमें पानी भरा है तो उसको एक्यूफर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपने एक्यूफर्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो खोखली जगह होती है इन चट्टानों के बीच में। अब देखो ये जो मेग्मा है या लावा है जो तरल है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, हमेशा दबाव बनाता है। अगर चट्टानें ये मजबूत है तो ये ज्यादा बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही क्या हो जाएगा, इन खोखली जगहों में फैल जाएगा और अंदर ही रह जाएगा। ये जो प्लूटेन्स होते हैं उनके बीच में ही फंस जाता है, प्लूटेन के बीच में फंस जाता है और वहीं पर जम जाता है। और इस धरती पे सबसे पहली जो चट्टानें होती है वो इसी तरह से बनती है। इस धरती पर जो सबसे पहली चट्टानें होती है वो इसी तरह से बनती है, यानी जो मेग्मा होता है, यानी जो मेग्मा होता है उसके जमने से ही पहली बार चट्टानें। लेकिन ये मेग्मा तो कहां जम गया, धरती के अंदर बीच में जो प्लेटें हैं उनके बीच में ही जम गया। प्लेटों का मतलब चट्टानों से, आपने कई बार भूकंप वगैरह की न्यूज पढ़ी है, उसमें सुना होगा धरती की जो नीचे की परत होती है ना वो ऐसे मतलब खिसक जाती है या हिल जाती है, इसकी वजह से भूकंप आता है। तो प्लेटें तो होती है, आप समझ गए ना। तो इनके बीच में अगर ये मेग्मा मतलब फंस जाता है और वहीं पे ठंडा होकर चट्टान बना लेता है तो हम इसको इंट्रेसिव रॉक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंट्रेसिव। इंट्रेसिव का मतलब आंतरिक चट्टानें। इंट्रेसिव का मतलब क्या होता है, आंतरिक चट्टानें। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंट्रेसिव रॉक बोलते हैं, आंतरिक चट्टानें। उसके अलावा देखो और क्या होता है, कई बार ये मेग्मा है ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, तब हम इसको ज्वालामुखी का फटना बोलते हैं।
कई बार ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगा, तब आप इसको ज्वालामुखी का फटना बोलेंगे। अब इससे ये जो लावा निकला, मैग्मा निकला, ये पड़ा पड़ा यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये तो धरती के बाहर चट्टाने आई है ना, तो हम इसको क्या बोल देंगे? बाह्य चट्टान बोल देंगे। क्या बोल देंगे अपने इसको? बाह्य चट्टान बोल दिया जाता है। तो धरती पे सबसे पहले इसी प्रकार की चट्टानें आती है, इसलिए हम इनको प्राथमिक चट्टानें बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? अपने प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इस धरती पर सबसे पहले चट्टानों की उत्पत्ति इसी तरह से होती है, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। प्राइमरी रॉक है वो कितने प्रकार की है? उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की है। एक तो बाह्य चट्टानें और दूसरी कौन सी होती है? आंतरिक चट्टानें होती है। जो बाह्य चट्टानें होती है वो ज्वालामुखी फटने के परिणाम स्वरूप बनती है, इसलिए हम इसको ज्वालामुखीय चट्टान या फिर वोल्केनिक रॉक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ज्वालामुखीय चट्टान या फिर वोल्केनिक रॉक बोल दिया जाता है। आंतरिक चट्टान है वो प्लेटों के बीच में लावा फंसने की वजह से, प्लूटेन के बीच में लावा फंसने की वजह से बनती है। इस वजह से हम इसको क्या बोल देंगे? प्लूटेनिक चट्टान बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? हम प्लूटेनिक चट्टान बोल देंगे। आगे कहानी समझ में? आंतरिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पे मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी कौन से एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी यहां पर आपके सामने एक आधा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। आंतरिक चट्टान का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेनाइट है। और बाह्य चट्टान का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको पता ही है कौन सा है? बेसाल्ट है। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्राथमिक चट्टान की बात हुई। अब देखो ये प्राथमिक चट्टान बनी किससे? मेग्मा या लावा से बनी। मेग्मा और लावा का तापमान बहुत है, ये बिल्कुल आग के समान है। और आग को लैटिन भाषा में इग्निस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निस बोलते हैं। इग्निस शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। एक तरह से आग के ठंडे होने से ये चट्टानें बनी है, आग के ठंडे होने से बनी है। तो हमने आग शब्द लिया लैटिन से, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? प्राथमिक चट्टान को इग्निस रॉक बोल देंगे। और हिंदी में क्या बोल देंगे? आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? अपने प्राथमिक चट्टान को ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आपसे पूछ ले आग्नेय शब्द कौन सी भाषा का शब्द है या इग्निस रॉक कौन सी भाषा का शब्द है? इग्निस वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो आप क्या बोलोगे? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का है। प्राथमिक को ही अपने क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। इस धरती पर सबसे पहले अगर कोई चट्टान आती है तो वो कौन सी चट्टान आती है? आग्नेय चट्टान। इसलिए आग्नेय को आप प्राथमिक भी बोल सकते हैं। आग्नेय या प्राथमिक का जब वर्गीकरण हम करेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण, उत्पत्ति में अगर मेग्मा प्लूटेन के बीच में फंस गया तो प्लूटेनिक, या फिर आंतरिक बाहर फंस गया, सॉरी बाहर क्या फंस गया? बाहर ज्वालामुखी फट गई और बाहर आ गया और उसकी वजह से वो जम गई, तो हम उसको क्या बोल देंगे? बाह्य चट्टान। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? बेसाल्ट। अगर आप और एग्जाम्पल पे जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल देखिए, अब गौर करिए, एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आंतरिक चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गेब्रो, ग्रेनोडियोराइट और डायोराइट। दोबारा से बोल रहा हूं, आंतरिक चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, गैब्रो, ग्रेनोडियोराइट और डायोराइट। ग्रेनाइट, गैब्रो, ग्रेनोडियोराइट और डायोराइट, ये क्या है? आंतरिक चट्टान के एग्जाम्पल है। बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल है बेसाल्ट, एंडेसाइट, डायसाइट और रायोलाइट। अब इतने याद नहीं रहते हैं तो मेन कौन कौन से आपको याद रखने हैं? ग्रेनाइट याद रखना है और डायोराइट। आंतरिक में ग्रेनाइट और डायोराइट याद रखना है, बाह्य चट्टान में बेसाल्ट और रायोलाइट आपको याद रखना है। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। आपको अगर याद होता है तो ये दो ही चीज आप याद रख लीजिए, सॉरी दो एग्जाम्पल याद रख लीजिए। बाकी अगर आपको चारों एग्जाम्पल याद होते हैं तो नॉलेज की तो कदर ही होती है, कोई नुकसान नहीं होता, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम फाइट करने के लिए आपको ये 4 एग्जाम्पल, 2 आंतरिक के और 2 बाह्य के बहुत होते हैं। और जो मैंने आपको बोल दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम बात करें आग्नेय चट्टानों के गुणधर्म की। अब देखो आग्नेय चट्टान में सिलिका की उपस्थिति के आधार भी हम आग्नेय चट्टान को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सिलिका जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज तो हमेशा गांठ बांट लो, आपके काम आएगी ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये चाहे चट्टान की बात करें चाहे मृदा में ये पाए जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्या देखने को मिलता है?
पोटेशियम के साल्ट देखने को मिलते हैं, कैल्शियम के साल्ट देखने को मिलते हैं, सोडियम के साल्ट देखने को मिलते हैं, मैग्नीशियम के साल्ट। पोटेशियम का कौन सा साल्ट? क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है और पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है और सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है। ये तो होते हैं साल्ट और ये होते हैं किसके लिए उत्तरदायी? ये लवणीयता और सारीयता के लिए उत्तरदायी होते हैं, इधर वाले जो होते हैं, ठीक है। और ये जो इधर वाले हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? अम्लता के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन आयन भी अम्लता के लिए उत्तरदायी होता है, चाहे वो चट्टान है चाहे वो मृदा है। इनकी मात्रा ज्यादा है तो अम्लीय है, इनकी मात्रा ज्यादा है तो लवणीय सारीय है। अभी थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, शायद आप वो कॉन्सेप्ट न पढ़ के रटने वाला काम करते हैं। लवणीय सारीय सेलाइन एल्केलाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप बोलते हो पीएच का डिफरेंस होता है, इसी का डिफरेंस होता है, इसका सबसे जो मेन प्रिंसिपल होता है उस पे ध्यान दीजिए। लवणीय यानी जो सेलाइन होती है उसमें घुलनशील लवण होते हैं और जो सारीय होते हैं उसमें घुलनशील न होकर विनम्यशील यानी एक्सचेंजेबल साल्ट होते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जिसमें घुलनशील लवण है वो लवणीय है और जिसमें अघुलनशील लवण यानी विनम्यशील लवण है वो कौन सी मृदा होती है? सारीय होती है। जिसमें एक्सचेंजेबल साल्ट है वो एल्केलाइन है और जिसमें सोल्यूबल साल्ट है वो कौन सी है? सेलाइन है। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट, नाम तो आपने सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट। ये एक ऐसा साल्ट है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है। ये क्या करता है? मिट्टी के कणों पर अधिशोषित हो जाता है। मिट्टी के कण पे हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है और ऋणात्मक चार्ज होता है और सोडियम पे हमेशा के साथ धनात्मक चार्ज होता है। समझ गए आप? तो ये मिट्टी के कण पर आकर चिपक जाता है। जितना मर्जी पानी दे दो ये घुलने वाला नहीं है, यानी मिट्टी है वो उसका मिट्टी के कण का ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब इसको पीछा छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सोडियम कार्बोनेट यहां पे जुड़ गया। कार्बोनेट पे ऋणात्मक मान होता है, धनात्मक के साथ ऋणात्मक जुड़ता है, ऋणात्मक के साथ धनात्मक जुड़ता है। इसको छुड़वाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई इसको लालच देना पड़ेगा। जैसे आपने कैल्शियम सल्फेट दे दिया, कैल्शियम सल्फेट देते ही क्या होगा? कैल्शियम सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम किसकी जगह ले लेगा? कैल्शियम। तो मिट्टी के कण पे अब क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और जो मृदा है उसके अंदर अपने क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट पानी में घुलनशील है, अपने इसको निक्षालित करके जमीन के नीचे भेज देंगे। इस तरह से सारी मृदाओं में सुधार हो जाता है। आगे चीज ध्यान रखनी है अपने को। तो इस तरह से जो घुल नहीं सकता, जिसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको बदल सकते हैं, वो एक्सचेंजेबल या विनम्यशील होता है। जिसमें एक्सचेंजेबल या विनम्यशील लवण होते हैं वो सारीय होता है और जिसमें घुलनशील लवण होते हैं वो कौन सी होती है? लवणीय मृदा होती है। अब आपसे पूछ ले कि जो सारीय होती है उसमें कौन सा साल्ट होता है, तो आपको बताना है कौन सा? सोडियम कार्बोनेट होता है। बाकी जो लवणीय होती है, बाकी जो साल्ट बच गए, कितने साल्ट बच गए यहाँ पे? 11। सारे के सारे घुलनशील है, वो लवणीय मृदाओं के अंदर होते हैं। तो क्लियर हो गया यहां तक? अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। जो बात हमारी चल रही थी, तो सिलिका जो है वो कौन सी प्रकृति का है? सिलिका है वो अम्लीय प्रकृति का है। अगर सिलिका की मात्रा मिट्टी में ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, चट्टानों में ज्यादा होगी तो चट्टानें कौन सी प्रकृति की होगी? अम्लीय प्रकृति की। और अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो लवणीय सारीय प्रकृति की होगी। अब देखिए, हालांकि सिलिका बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं होती है, ठीक ठाक अम्लीय होती है। तो अगर किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा है, यदि किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा है तो वो चट्टान कौन सी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। तो जिसमें सिलिका 65% से ज्यादा है वो एसिडिक रॉक है और अम्लीय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट और रायोलाइट। कौन कौन सा उदाहरण है इसका? ग्रेनाइट और रायोलाइट। दूसरा है उदासीन चट्टानें यानी न्यूट्रल चट्टानें। देखो आप सीधी सी चीज याद रखें, याद रखने का तरीका क्या है? 65% से ज्यादा, अगर 65% से ज्यादा सिलिका उपस्थित है तब हम उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय। ठीक है। और अगर किसी के अंदर 56% से कम सिलिका है तो हम उसको क्या बोल देंगे? सारीय प्रकृति की चट्टान बोल देंगे। यहां जो बीच की कंडीशन आती है उसको हम लगभग क्या बोल देते हैं? उदासीन बोल देते हैं। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा
65% से ज्यादा होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, और जिनके अंदर 56% से कम सिलिका होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बीच वाली कैटेगरी किसमें आ जाएगी? बीच वाली उदासीन आ जाएगी। तो देखो क्षारीय चट्टान जिसके अंदर 40 से 55% सिलिका होती है, मैंने कहा 56% से जिसमें कम होती है, तो आप बस ये क्राइटेरिया याद रखिए। तो क्षारीय चट्टान वो चट्टान जिसके अंदर सिलिका 40 से 55%, या फिर इतना याद रख लीजिए जिसमें 56% से कम होता है। क्षारीय चट्टान का एग्जाम्पल है गैब्रो और बेसाल्ट। बेसाल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है उदासीन चट्टानें जिसमें 56 से 65% के बीच में, देख लीजिए आप, जिसमें 56 से 65% के बीच में सिलिका होती है वो उदासीन होती है। इसका एग्जांपल है साइनाइड, ट्रकाइड, डायोराइट, एंडीसाइड। इनमें सबसे बढ़िया एग्जांपल, ज्यादातर पूछे जाने वाला एग्जांपल होता है वो डायोराइट होता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है वो कौन सा है? डायोराइट है। क्लियर है ये? मेरे हिसाब से आपको अम्लीय चट्टानों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे दो वर्गीकरण बताए हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक और बाह्य, इंट्रेसिव और एक्सट्रेसिव, या प्लूटेनिक या वोल्केनिक। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया है, दूसरा वर्गीकरण बताया है सिलिका की उपस्थिति के आधार पर। इसमें 3 प्रकार की चट्टानें, एसिडिक अम्लीय, दूसरा न्यूट्रल यानी उदासीन, और तीसरा बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति की है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस नो फटाफट बताइए। लाइक शेयर में बहुत कंजूसी रहती है, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, आपसे कोई आगे ना निकल जाए, कुछ ऐसा तो नहीं है? कंपटीशन जितना ज्यादा होता है उतनी ही तैयारी अच्छी होती है, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो लोगों को कंपीट करना पड़ेगा। वहां पे आप इतने ही लोग नहीं होंगे, वहां बहुत सारे लोग होंगे। अब हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों, आग्नेय चट्टानों के गुण धर्म की, या आग्नेय चट्टानों के मतलब जो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्निस रॉक की बात करें। देखिए आग्नेय चट्टान किससे बनी है? मेग्मा से या लावा से। जो मेग्मा लावा है वो एक जगह ही एक साथ जमता है। मेग्मा लावा एक जगह ही एक साथ जमता है। ऐसा नहीं है कि आग्नेय चट्टान में कुछ कण इधर से आ रहे हैं, कुछ कण इधर से आ रहे हैं, धीरे 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 जम रही है, ऐसा नहीं है। मेग्मा लावा एक साथ जमा होता है। जब ये एक साथ जमा होता है तो न तो इसमें कोई कण होता है, न इसमें कोई परत होती है। जब कण नहीं होता तो रंध्र नहीं होगा, क्योंकि जहां कण होता है वहीं रंध्र होते हैं। जहां कण होता है वहीं पर रंध्र होते हैं। न तो इसमें कोई कण होता है, न इसमें रंध्र होता है, न इसमें परतें होती है, यानी ये पूरी तरह से क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। और क्रिस्टलीय होती है इस वजह से कठोर होती है। जो चीज क्रिस्टलीय होगी वो हमेशा क्या होगी? कठोर होगी। न इसमें रंध्र है, न इसमें कण है, न इसके अंदर परतें हैं, ये पूरी तरह से क्रिस्टलीय है, और क्रिस्टलीय है इसलिए ये कठोर है। तो ये आपको इसके गुण याद रखने हैं। उसके अलावा इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है मेग्मा का। मैंने कहा 3000 से 4500 इसका औसत तापमान है। इस तापमान पर बताओ कि कोई जीव विकसित हो सकता है क्या? नहीं जी, इस तापमान पे कोई जीव विकसित नहीं हो सकता। जब जीव नहीं होगा तो जीव का कोई अवशेष भी नहीं हो सकता। और जिस देखो जो जीव और जीव का अवशेष होता है वही कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ कहलाता है। तो इसमें तो कोई जीव पनप ही नहीं सकता है, तो जीव का अवशेष भी नहीं आ सकता। न जीव का अवशेष, यानी इसमें कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ नहीं होता है। आग्नेय चट्टानों में कभी भी कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। नेक्स्ट अपने बात करें खनिज की। देखो इस धरती पे जो सबसे पहला खनिज आएगा, जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, इस धरती पे जो सबसे पहले खनिज आता है, जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, कहने का मतलब उसको प्राथमिक खनिज कहते हैं। और उसका अगर कोई रासायनिक अपघटन हो जाता है, रासायनिक रूप से वो आगे टूट जाता है, तब हम उसको द्वितीय खनिज बोलते हैं। आग्नेय चट्टान बनी है मेग्मा से। देखो चट्टान क्या है? खनिजों के संगठन को ही चट्टान कहते हैं। खनिजों के संगठन को ही चट्टान कहा जाता है। अब देखो आग्नेय चट्टान मेग्मा से बनी हुई है। ये मेग्मा धरती पे तो पहली बार ही आया है, यानी इसमें जो खनिज है वो धरती का पहला खनिज है। इसमें जो खनिज है वो धरती का पहला खनिज है। तो ये समझ लो कि आग्नेय चट्टान में हमेशा प्राथमिक खनिज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टान में हमेशा ही प्राथमिक खनिज पाए जाते हैं, द्वितीय खनिज नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। आग्नेय चट्टान क्या होती है ये भी बता दिया, उत्पत्ति कैसे होती है। मेरे हिसाब से आपको आग्नेय चट्टान समझ में आ जानी चाहिए। अगर समझ में आया है तो यस, नहीं आया है तो फिर आपको लेक्चर पहला दोबारा देखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला लेक्चर, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा डिटेल लेके चला था भी। क्या धरती की संरचना है, क्या मेग्मा है। मेग्मा इसलिए है क्योंकि धरती की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, सूर्य का टुकड़ा है।
ये धीरे धीरे ठंडा हुआ है, अभी तो सिर्फ बाहर बाहर से ठंडा हुआ है, ऊपर ऊपर के 200 किलोमीटर जिसको अपने स्थल मंडल बोलते हैं, अंदर है वो पूरी आग ही आग है, आग बोले तो वो मेग्मा होता है। अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए नेक्स्ट अपनी बात करें अगली चट्टान की। आप ये तो अपने यहां से गायब कर देते हैं। अगली चट्टान कौन सी है? अगली जो चट्टान है वो है अपनी अवसादी परतदार, या फिर हम किसको क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? सेडिमेंट्री रॉक। देखो क्या होती है आग्नेय चट्टान, अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए ठीक है। सबसे पहले जो चट्टान बनी इस धरती पे वो कौन सी बनी है? आग्नेय चट्टान बनी। इस धरती पे जो सबसे पहले चट्टान बनी है वो आग्नेय चट्टान बनी है। इस धरती पे जो सबसे पहली चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान टूटती है, टूटती किससे है? भौतिक प्रभाव से, जैविक प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से चट्टानें टूटती है। अब आप सोचते होंगे ये भौतिक प्रभाव क्या है, ये जैविक प्रभाव क्या है, ये रासायनिक प्रभाव क्या है। आज ये हमारे लेक्चर का पार्ट रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से दिमाग पे दबाव पड़ता है, नसें फट जाती है ना, तो इतना टेंशन नहीं लेना। तो देखो भौतिक क्या होता है? जो आंखों से दिखता है वो भौतिक प्रभाव है, जिसमें कोई जीव शामिल है वो जैविक प्रभाव है, जिसमें कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसको अपने कौन सा प्रभाव बोलेंगे? रासायनिक प्रभाव। इन तीनों प्रभाव के कारण क्या होता है? चट्टानें टूटती है। अब इसके टूटने से जो अगली चट्टान बनेगी वो कौन सी बनती है? अवसादी। इनके टूटने से जो अगली चट्टान बनती है ठीक है। देखो आग्नेय चट्टान के टूटने से ही कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी। जो पुरानी चट्टानें होती है उस पर भौतिक, जैविक और रासायनिक, ये तीन तरह का प्रभाव पड़ता है, उस वजह से चट्टान टूटती है। और चट्टान जो टूटती है उसके टुकड़े हैं वो पानी या फिर हवा के साथ बहकर दूसरी जगह आ जाते हैं। पानी या फिर हवा के साथ बहकर दूसरी जगह आ जाते हैं और धीरे 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 जमते रहते हैं। धीरे धीरे लाखों वर्ष लग जाते हैं और नई चट्टान का निर्माण हो जाता है। किसी चीज का जमना अवसाद का जमना कहलाता है या तलछट का जमना कहलाता है। किसी चीज का जमना अवसाद का जमना या फिर तलछट का जमना कहलाता है। ये यहां पर जो आती है वो किसके साथ आती है? या तो वायु के साथ आती है या फिर किसके साथ आती है? जल के साथ। जल के साथ बहकर आती है तो इसको हम बोल देते हैं एल्यूवियल बोल देते हैं, और वायु के साथ आती है तो हम इसको एलोइन कह देते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो इसको हम जलोढ़ बोल देंगे और इसको हम क्या बोल देंगे? वातोड़। समझ गए आप? अगर ये जल के साथ ट्रेवल करके यहां आके जमती है तब कौन सी चट्टान है? एल्वियल। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? जलोढ़। अगर ये हवा के साथ उड़ के आती है तो एलोइन या फिर हम क्या बोल देंगे इसको? वातोड़ चट्टान बोल देंगे। किसी चीज का धीरे धीरे जमना, किसी चीज का जमना, जैसे मेल जम रहा है, कचरा जम रहा है, चट्टानों के टुकड़े जम रहे हैं, कुछ भी जम रहा है, कार्बनिक पदार्थ जम रहा है, जो भी चीज जमती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी चीज जमती है उसको अपने क्या बोलते हैं? अवसाद का जमना या फिर तलछट का जमना कहते हैं। अवसाद का जमना या फिर तलछट का जमना कहते हैं। इसलिए हम इसको कौन सी चट्टान बोल सकते हैं? अवसादी चट्टान बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? तलछटी चट्टान बोल सकते हैं। तलछटी, अवसादी या फिर अपने क्या बोलेंगे इसको? तलछटी चट्टान। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, तलछटी चट्टान बोल देंगे। देख लेना शब्द सही है या नहीं है। तो देखो अवसाद को अंग्रेजी में सेडिमेंशन बोला जाता है। अवसाद के जमने को सेडिमेंशन कहा जाता है। तो अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। तो इस चट्टान का नाम क्या पड़ा? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान या फिर तलछटी चट्टान। अगर ये जल के साथ बहकर आई है तो अपने इसको क्या बोल देंगे? जलोढ़ चट्टान बोल देंगे या फिर एल्वियल चट्टान बोल देंगे। और अगर वायु के साथ आई है तो वातोड़ या फिर एलोइन चट्टान बोल दिया जाता है। क्लियर है? अब ये चट्टान धीरे 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 जमती है तो इसमें परतें 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 बनती जाती है, इसलिए हम इसको परतदार चट्टान भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? परतदार चट्टान भी बोल देते हैं।
आग्नेय चट्टान को हमने प्राथमिक बोला और आग्नेय से टूटकर ये बनी है, तो हम इसको कौन सी चट्टान बोल देंगे? द्वितीयक चट्टान। ढेरों सारे नाम हो गए ना इसके, द्वितीयक चट्टान है, उसके अलावा परतदार चट्टान है, अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है और सेडिमेंट्री रॉक है ना। तो ये कई सारे इसके नाम हो जाते हैं। और उसमें एक चीज और आ जाती है, अगर जल के साथ बहकर आई है तो जलोढ़ चट्टान एलुवियल रॉक बोल देते हैं, और पानी के साथ वायु के साथ बहकर आई है तो हम इसको एलोइन या फिर क्या बोल देते हैं? वातोड़ चट्टान कह देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों के टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा होने से जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होती है? अवसादी चट्टान। आग्नेय को क्या बोला हमने? प्राथमिक बोला। प्राथमिक चट्टान के टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा होने को हमने क्या बोला? द्वितीय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान बोला। क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए। अब देखो ये धीरे धीरे जमा हुई है, धीरे धीरे जमा हुई है, तो इसमें कुछ पौधे भी उगे हैं, पौधे हैं तो जंतु भी आए होंगे, पौधे हैं जंतु है उनके अवशेष भी आए होंगे, अपशिष्ट भी आए होंगे, इसी को हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अवसादी चट्टानों में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, आग्नेय में नहीं पाया जाता। अब देखो यहां से पार्टिकल टूट टूट कर यहां पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कण हैं। जो अवसादी चट्टान होती है उसमें कण होते हैं, और जिसमें कण होते हैं उसमें रंध्र होते हैं, और जिसमें रंध्र होते हैं उसमें पारगम्यता होती है, पारगम्यता होती है। इसमें कण है, रंध्र है, पारगम्यता है। इसमें कण है तो जाहिर सी बात है जोड़ है, जोड़ है तो जाहिर सी बात है ये क्रिस्टलीय नहीं है। अवसादी चट्टानें क्रिस्टलीय नहीं है, क्रिस्टलीय नहीं है, इस वजह से ये क्या है? आग्नेय चट्टानों की तुलना से कम कठोर होती है, आग्नेय चट्टानों की तुलना से कम कठोर होती है। आग्नेय चट्टान के अंदर कभी भी कण और रंध्र नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पारगम्यता नहीं होती है। अवसादी चट्टान में कण भी है, रंध्र भी है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पारगम्यता भी होगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और बता देता हूं। जो अवसादी चट्टान है हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, अवसादी चट्टान को 3 भागों में बांटते हैं। हमने क्या बोला कि जो आग्नेय चट्टान है उसके टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा होने से कौन सी बनी? अवसादी बनी। अवसादी जब बनती है तो क्या है? आग्नेय टूटकर सीधे टुकड़े ही वहां जाकर जमा हो जाते हैं, कण ही जाके जमा हो जाते हैं, और इनमें किसी तरह का कोई भी रासायनिक बदलाव होता ही नहीं है। सिर्फ आग्नेय टूटी, टुकड़ा टूट के दूसरी जगह जाकर जमा हो गया। अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई रासायनिक बदलाव हुआ ही नहीं है, तब हम इसको खंडमय या फिर केलास्टिक चट्टान बोलेंगे। अवसादी चट्टान के वर्गीकरण की बात कर रहा हूं, सीधे सीधे टुकड़े जाके जमा हो गए तो केलास्टिक या खंडमय बोला जाता है। अब देखो मैंने कहा था आग्नेय चट्टान में प्राथमिक खनिज होते हैं, आग्नेय चट्टान के अंदर प्राथमिक खनिज होते हैं। ये प्राथमिक खनिज टूट के सीधे जाके दूसरी जगह जुड़े हैं। शीशा टूटेगा तो उससे शीशा ही बनने वाला है, यानी कांच टूट के कांच ही बनता है। तो ये खनिज है वो सीधा टूटा है, इसका कोई रूप नहीं बदला है, कोई रासायनिक अपघटन नहीं हुआ है। इस केस के अंदर इसमें कौन सा खनिज होगा? प्राथमिक ही होगा, क्योंकि आग्नेय में कौन सा खनिज होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? जब ये टूट कर दूसरी जगह जाता है तो इसमें कोई रासायनिक क्रिया हो गई और इसमें कोई बदलाव हो गया, कुछ चेंजेज आ गया। अगर वो चेंजेज आ गया तब हम इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक या केमिकल बोल देंगे, केमिकल रॉक या रासायनिक चट्टान बोल देंगे। बदलाव आ गया, जब प्राथमिक खनिज में बदलाव आता है तो वो क्या बन जाता है? द्वितीय खनिज। यही तो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक खनिजों के रासायनिक अपघटन से द्वितीय खनिज बनता है। आप सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्राथमिक खनिजों के टूटने से द्वितीय खनिज बनते हैं। अरे टूटने का मतलब यहाँ रासायनिक अपघटन से है। अगर सीधा टूटा है, भौतिक रूप से टूटा है, तो वो प्राथमिक ही होगा, द्वितीय कभी नहीं होगा। रासायनिक चेंज होगा तभी वो द्वितीयक होगा। मेरे हिसाब से अंतर समझ गए। ये प्राथमिक टूट टूट कर यहाँ लग गया तो प्राथमिक ही पढ़ा रहा ना, और जब ये इधर आया तो पानी के साथ क्रिया कर गया होगा, कोई कार्बोनेशन कर गया होगा, कुछ भी कर गया होगा, रासायनिक बदलाव हो गया तो वो कौन सा खनिज बन गया? द्वितीय खनिज बन गया। तो अब जो रासायनिक अवसादी चट्टान है वो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, डोलोस्टोन और इवोपोराइट होती है। ठीक है, ये रासायनिक चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, जब ये चट्टान यहां जमती है, अगर इसमें जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पेड़ है, जंतु है, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस केस में अपने इसको कौन सी चट्टान बोल देंगे? जैविक या बायोलॉजिकल चट्टान बोल देंगे। जिससे इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कोयला इसका एग्जाम्पल है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे मैंने कहा अवसादी में कौन कौन से खनिज है? प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है। आग्नेय में हमने सिर्फ इतनी बात बोली कि आग्नेय में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मिनरल्स होता है, प्राथमिक खनिज होता है, लेकिन जो
अवसादी चट्टान होती है उसमें प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है। अवसादी चट्टान में प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है, दोनों ही तरह के खनिज पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। आग्नेय में सिर्फ प्राथमिक, और जो अवसादी होती है उसमें प्राथमिक भी होता है और द्वितीयक भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं वापस जहां पर अपनी चट्टानों के प्रकार की बात चल रही थी। आग्नेय क्लियर है, दूसरा अवसादी भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, और अवसादी के जो गुण है वो मैंने बता दिए। जो गुण है वो जस्ट किसके विपरीत है, जो अपने आग्नेय चट्टान है उसके जस्ट विपरीत गुण होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं, अवसादी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। आग्नेय में मैंने कहा कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है, इसमें मैंने कहा कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है। दूसरा आग्नेय में मैंने कहा क्रिस्टलीय है, इसको मैंने बोला नॉन क्रिस्टलीय है। आग्नेय में रंध्र है, इसमें आग्नेय में रंध्र नहीं है, इसके अंदर रंध्र है। आग्नेय में पारगम्यता नहीं है, इसमें पारगम्यता है। तो जस्ट विपरीत मतलब लक्षण हुए या नहीं हुए। तो इस धरती पे सबसे पहले कौन सी चट्टान आई थी, आग्नेय। इस धरती पे सबसे पहले चट्टान कौन सी आई, आग्नेय। इससे कौन सी बनी, अवसादी। अवसादी के बहुत सारे नाम है, अभी यहाँ पे सारे नाम आपको नहीं याद रखने हैं। आग्नेय के टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा होने से अवसादी बनती है। तो क्या अवसादी टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर अवसादी टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा होती है तो भी अवसादी ही कहलाती है। अवसादी टूटकर दूसरी जगह जाकर जमा होती है तब भी अवसादी ही कहलाएगी, इस बात में कोई डाउट नहीं होता। अब अपने बात करें आग्नेय और अवसादी, जहां पर है वहीं पर इनमें कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई बदलाव जहां है वहीं पे रूप बदल गया, इनका संरचना बदल गई है। चुन्ना पत्थर है ना, जो लाइमस्टोन है, चुन्ना पत्थर, उस पे ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से चुन्ना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है। अब चूने की कीमत कम है, मार्बल की कीमत ज्यादा है, लेकिन बना किससे है, ये चुन्ना पत्थर से बना है। संगमरमर जो है, मार्बल किससे बना हुआ है, चुन्ना पत्थर से बना हुआ है। सीधी सी बात है, जहां था वहीं, कोई ट्रेवल नहीं किया। जैसे अवसादी बनते समय तो ट्रेवल हुआ है ना, हवा के साथ गया या कण किसके साथ गया, जल के साथ। यहां किसी तरह का ट्रेवल नहीं हुआ है, जहां है वहीं पर ट्रेवल, जहां है वहीं पर बदलाव हुआ है। अवसादी चट्टान बदल सकती है, आग्नेय चट्टान अपना रूप बदल सकती है। इन बदलाव मेटामॉर्फिज्म दाब से हुआ है तो डायनमो मेटामॉर्फिज्म, और रसायन से हुआ है तो केमिकल मॉर्फिज्म। कई बार क्या होता है, इन चारों में से किसी दो का, तीन का या चारों का संयुक्त प्रभाव पड़ जाता है। किसी दो का, तीन का, चारों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, तब हम इसको संयुक्त रूपांतरण या फिर कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। संयुक्त रूपांतरण या फिर कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिज्म बोल दिया जाता है। अब इन सब कारणों से चट्टान जहां थी वहीं पर बदलाव हो जाता है, रूप बदल जाता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको रूपांतरित चट्टान बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, जनरली हमने रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूप बदल लिया, काया बदल ली, तो हमने इसको क्या बोल दिया, कायांतरित चट्टान बोल दिया। और अंग्रेजी में मेटामॉर्फिज्म होता है बदलाव, तो हमने इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक बोल दिया। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो आग्नेय से भी बन सकती है और अवसादी से भी बन सकती है। बदलने के पीछे कारण क्या है, जल, ताप, दाब, रसायन या फिर संयुक्त इफेक्ट हो सकता है। क्लियर है यहां तक। तो रूपांतरित चट्टान इस तरह से बनती है। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के गुण धर्म आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। क्यों नहीं पूछने वाला है, क्योंकि अगर ये आग्नेय से बनेगी तो आग्नेय जैसे गुण रखेगी, और अवसादी से बनी तो कुछ अवसादी जैसे गुण रखेगी। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहां नाम क्या है, रूपांतरित, रूप बदल गया। आग्नेय के जो खनिज है वो बदल गए, अवसादी के जो खनिज है वो बदल गए। और जब खनिज रासायनिक रूप से बदल जाता है तो हमेशा ही द्वितीयक खनिज हो जाता है, वो हमेशा ही क्या हो जाता है, द्वितीयक खनिज हो जाता है। तो रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरण है, रूपांतरण मेटामॉर्फिज्म है, इसके अंदर हमेशा ही कौन सा खनिज पाया जाएगा, द्वितीयक खनिज पाया जाता है। ये अच्छे से गांठ बांध लेना, ये अच्छे से गांठ बांध लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आग्नेय में प्राथमिक खनिज, रूपांतरित में द्वितीयक खनिज, और अवसादी में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के खनिज पाए जा सकते हैं। तो ये चट्टानों के प्रकार हो गए। अब मैं रूपांतरित चट्टानों के कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूं।
अगर रूपांतरित चट्टानों के अंदर आपको बीच में से बेल बूटियां से निशान से देखने को मिलते हैं, कई पत्थरों के अंदर देखने को मिलते हैं ना, तो हम उसको परतदार या फोलिएटेड रूपांतरित चट्टान बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्लेट और जेनेसिस। और जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरिटी होती है, यानी ऐसे बेल बुटियां सी नहीं दिखाई देती है, उसको हम नॉन फोलिएटेड या बिना परतदार वाली रूपांतरित चट्टान बोल देते हैं। इसका उदाहरण है क्वार्टेजाइट और मार्बल। इसका जो उदाहरण है वो है क्वार्टेजाइट और मार्बल, इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरह की चट्टान हो गई। अब हम रूपांतरित चट्टान के कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जल द्वारा रूपांतरण, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म का बढ़िया एग्जाम्पल है फेल्सपार का माइका में बदलना और पोटेशियम सिलिकेट में बदलना। जो फेल्सपार होता है वो माइका में बदल जाता है या पोटेशियम सिलिकेट में बदल जाता है। इसके पीछे कारण क्या रहता है? जल कारण रहता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म या जल द्वारा रूपांतरण के एग्जाम्पल में लेते हैं। दूसरा है ताप द्वारा रूपांतरण। ताप यानी जिसको हम थर्मोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। जो बालू पत्थर है वो क्वार्टेजाइट बन जाता है, चूना पत्थर है वो संगमरमर बन जाता है। लेकिन चूना पत्थर से संगमरमर बनना एक कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिज्म है, अकेला ताप द्वारा रूपांतरण नहीं है। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, इसको तो अपने कॉम्प्लेक्स में ले लेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है बालू पत्थर से क्वार्टेजाइट का बनना, ये किसका एग्जाम्पल है? ताप द्वारा रूपांतरण का एग्जाम्पल है, यानी थर्मोमेटामॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दाब द्वारा रूपांतरण, डायनमोमेटामॉर्फिज्म, दाब द्वारा रूपांतरण। ग्रेनाइट का निस में बदलना, ये एग्जाम्पल महत्वपूर्ण याद रखना। ग्रेनाइट का निस में बदलना और माइका का शिस्ट में बदलना। ग्रेनाइट का निस में बदलना और माइका का शिस्ट में बदलना किसका एग्जाम्पल है? दाब द्वारा रूपांतरण यानी डायनमोमेटामॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। ये थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर होता है उससे थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, इसलिए स्टूडेंट इसको लैप्स करते हुए चलता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन पढ़ जाता है और कभी नहीं पढ़ता। जब पढ़ जाता है तब मुश्किल हो जाती है, तब नहीं पढ़ता तब बोलते हैं कि हमने जो गेस किया था वो ठीक है, कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ऊपर ऊपर के एग्जाम्पल पढ़ के चले जाते हैं, वहां पे अपने को बहुत बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो जो चट्टाने हैं उनके इतने एग्जाम्पल बहुत है। देखो इसके अलावा जितने भी कोयले के प्रकार है, कोयले को छोड़ के, जैसे एम्फेबाइट है, ग्रेनुलाइट है, उसके अलावा और भी डिस है, इस तरह के बहुत सारे जो कोयला है उसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो वो कोयला से ही आगे बदलते हैं, वो सब रूपांतरित के ही एग्जाम्पल है। रूपांतरित के ढेरों एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिर्फ उनको शामिल किया, बाकी सबको शामिल नहीं किया है। अब देखिए ये तीनों प्रकार की चट्टान होगी, अपने आग्नेय हो गई, अवसादी हो गई और रूपांतरित हो गई। इस धरती के ऊपर, सतह के ऊपर सबसे ज्यादा आपको अवसादी चट्टाने देखने को मिलती है। इस धरती के ऊपर आपको सबसे ज्यादा अवसादी, और धरती के नीचे सबसे ज्यादा आपको कौन सी चट्टाने देखने को मिलती है? आग्नेय। आपसे पूछ ले कि संसार में सबसे ज्यादा चट्टाने कौन सी है, तो आप बोलेंगे अवसादी है। और आपसे पूछ ले कि धरातल के नीचे सबसे ज्यादा कौन सी चट्टाने पाई जाती है, तो आप कौन सी चट्टाने बताएंगे? आग्नेय चट्टान बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, चट्टाने अपनी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बात करूं खनिज। खनिज में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैं पहले एक बार क्लियर कर चुका हूं। खनिज होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। खनिज जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। कितनी बार आपको बता दिया, इस धरती पे जो सबसे पहला खनिज आता है वो कौन सा है? प्राथमिक, जिसका रासायनिक फॉर्मूला पैट होता है, जिसमें कोई रासायनिक अपघटन नहीं हुआ होता, अभी तक फॉर्मूला बरकरार बना हुआ है, तो हम उसको प्राथमिक खनिज के अंदर रखेंगे। और प्राथमिक खनिज जब रासायनिक रूप से टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, रूप बदल लेता है, तो हम उसको द्वितीयक खनिज की कैटेगरी में रखते हैं। तो खनिज कितने प्रकार के हुए? खनिज दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? प्राथमिक और दूसरा कौन सा हुआ? द्वितीयक। एक तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक होता है। ठीक है, मैंने अभी बात की थी आग्नेय में प्राथमिक, रूपांतरित में द्वितीयक, और अवसादी में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब देखो आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, प्राथमिक खनिज के एग्जाम्पल कौन कौन से, द्वितीय खनिज के एग्जाम्पल कौन कौन से, ये आपको रटना पड़ता है, ये हमेशा ही रटना ही पड़ेगा। प्राइमरी जो खनिज है उसके अंदर देखो सबसे पहले एक तो है क्वार्ट्ज। प्राइमरी खनिज नोट करते जाइएगा, या फिर यहां से आप स्क्रीनशॉट, बाकी पीडीएफ डाल दिया जाएगा। प्राइमरी जो खनिज है वो क्वार्ट्ज, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख रखे हैं, यहाँ फॉर्मूले भी लिख रखे हैं। फॉर्मूले तो देखो आपको नहीं याद होते हैं तो काम चल जाते हैं, लेकिन जिसको फॉर्मूले याद होते हैं वो ये बता सकता है कि कौन सा खनिज किसका स्रोत होता है। ध्यान रखना, चट्टाने क्या है? खनिजों का संगठन। इसी से क्या बनती है? मृदा बनती है। तो मृदा जो खनिज होता है, खनिज का एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ अपने कोई सा भी फॉर्मूला ले लेते हैं ना, जैसे मैं बात करूं
कि अपने फॉर्मूला यहां पे बात कर लेते हैं ओलवाइन का। देखो ये ओलवाइन का फॉर्मूला है, इसमें Mg कोमा आयरन सिलिका ऑक्साइड ये है। तो यहां पे देखो Mg भी दे रखा है, इसमें आयरन भी दे रखा है और सिलिका भी दे रखा है। तो ये पौधों के लिए किसका स्रोत हो सकता है? मैग्नीशियम का, आयरन का और सिलिका का स्रोत हो सकता है। तो मिट्टी में पौधों के लिए सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनके स्रोत हमेशा खनिजी होते हैं। पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं उनके हमेशा, जो पोषक तत्वों के जो स्रोत होंगे वो हमेशा खनिज होंगे। किसको छोड़ के? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमेशा कार्बनिक पदार्थ से मिलता है। ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से मिलता है। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल से मिलता है। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा जल से मिलता है। नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ से मिलेगा, ऑक्सीजन है वायुमंडल से मिलेगा, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से वायुमंडल से मिलेगा, हाइड्रोजन है वो जल से मिलेगा, बाकी सारे के सारे जो पोषक तत्व है वो खनिजों से मिलेंगे। बाकी सारे के सारे पोषक तत्वों का स्रोत होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? खनिज होते हैं। पोषक तत्वों का जो स्रोत होते हैं वो हमेशा ही खनिज होते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन नाइट्रोजन का स्रोत है वो कार्बनिक पदार्थ है, ऑक्सीजन का स्रोत है वो वायुमंडल है, कार्बन का स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो भी वायुमंडल है। हाइड्रोजन का जो स्रोत है वो क्या है? जल है। हाइड्रोजन का स्रोत है वो जल है। बाकी जितने पोषक तत्व बच गए, आप आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में कितने पोषक तत्वों को रखते हैं? 17। 17 में से मैंने 4 बता दिए अलग, 17 में से 4 निकाल दिए, पीछे 13 आवश्यक पोषक तत्व और बाकी जितने भी लाभदायक पोषक तत्व बच गए वो सारे के सारे किससे मिलते हैं? मृदा से। और उनका स्रोत हमेशा कौन सा होता है? खनिज। अगर आपको फॉर्मूला पता होता है तो आप उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन अब फॉर्मूला याद रखना तो बहुत मुश्किल काम होता है। याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट स्रोत है वो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं, उनको रट देना, बाकी किसी दूसरे को रटने की आपको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रटना शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि नाम याद रखने हैं, यहां पर किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। जिनमें लॉजिक है, प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है, प्रिंसिपल है, वो तो समझना जरूरी होता है, लेकिन अब सीड रेट है, नाम है, उसको तो जाहिर सी बात है याद रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक खनिजों के एग्जाम्पल की बात करें तो क्वार्टज है, उसके अलावा मस्कोवाइट है, उसके अलावा ऑर्थोक्लेज है, बायोटाइट है, एल्बाइट है, हॉर्नब्लेंड्स है, एग्यूटाइट है, ओरेंथाइट है, ओलवाइन है और माइका है। ये सारे के सारे प्राथमिक खनिज की श्रेणी में आते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, क्वार्टज, मस्कोवाइट, ऑर्थोक्लेज, बायोटाइट, एल्बाइट, हॉर्नब्लेंड, एग्यूटाइट, एंथ्राइट, ओलवाइन और माइका, ये सारे के सारे प्राथमिक खनिज के एग्जाम्पल है। अच्छे से याद रखने ना, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, और स्रोत मैं आगे आपको कहानी बता ही दूंगा कौन किसका स्रोत है। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीयक खनिज की। प्राथमिक खनिजों के रासायनिक अपघटन से द्वितीयक खनिज बनते हैं। द्वितीयक खनिज का एग्जाम्पल है जियोथाइट। इस फॉर्मूले से ही आपको पता लग जाएगा ये किसका स्रोत है? आयरन का। हाइड्रोक्सिल के स्रोत की जरूरत नहीं है, उसका पानी है। हेमेटाइट जो है ये भी किसका स्रोत है? आयरन का। गिब्साइट है, ये किसका स्रोत है? यहाँ पे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है वो पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्ले मिनरल्स जो होता है, क्ले मिनरल्स एल्युमिनियम और सिलिका, तो मेनली किसका स्रोत होगा? सिलिका का। डोलोमाइट, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डोलोमाइट कहा जाता है। डोलोमाइट में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, तो डोलोमाइट किसका स्रोत है? कैल्शियम का भी है, मैग्नीशियम का भी है। नेक्स्ट है कैल्साइट, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, तो ये किसका स्रोत है? कैल्शियम का स्रोत है। जिप्सम, कैल्शियम का भी स्रोत है, सल्फर का भी स्रोत है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, जिप्सम है वो कैल्शियम का भी स्रोत है और सल्फर का भी है। नेक्स्ट अपने बात करें मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है वो किसका स्रोत है? आयरन का। ये जितने भी मैंने एग्जांपल बोलते हैं, जियोथाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, ग्ले मिनरल्स, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और मैग्नेटाइट, ये सारे के सारे द्वितीयक खनिज है। किससे बने हैं? प्राथमिक खनिज से बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने बात करें कौन सा खनिज कौन से पोषक तत्व का स्रोत है, इसको अच्छे से याद रखना है। कौन सा खनिज कौन से पोषक तत्व का स्रोत है, ये जो स्लाइड है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस का जो स्रोत है वो कौन सा है? एपेटाइट है। पोटास का जो स्रोत है वो फेल्सपार, बायोटाइट और मस्कोवाइट है। कैल्शियम का स्रोत है कैल्साइट है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है। नेक्स्ट अपने बात करें मैग्नीशियम का, तो इसका स्रोत है क्लोराइट और डोलोमाइट। बोरोन, बोरोन का स्रोत है टूरमेलाइन। कॉपर, कॉपर का स्रोत है चारकोसाइट। आयरन, आयरन का स्रोत है पाइराइट्स।
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और इसके अलावा लाइमनोटाइट भी, लाइमनोटाइट भी है, ठीक है। ये आयरन के स्रोत है। मैग्नीज का जो स्रोत है वो पायरोलोसाइट है, जिंक का जो स्रोत है वो सेफेलेराइट है, नाइट्रोजन का स्रोत है वो कार्बनिक पदार्थ ही होता है हमेशा। ये सारे के सारे आपको बढ़िया से याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने कहा कार्बन का स्रोत वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है उसका स्रोत वायुमंडल की ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन का स्रोत है वो कौन सा होता है, जल होता है। तो ये पोषक तत्वों के स्रोत है, यानी पौधों को पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं, और मिट्टी में ये पोषक तत्व कहां से आते हैं। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल से पत्तियां ग्रहण कर लेती है। ऑक्सीजन तो जड़ों द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेनली पत्तियों से ही ग्रहण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे चट्टाने, खनिज, खनिजों के प्रकार की बात हुई है ना। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे चट्टानों के अपक्षय की। नेक्स्ट अपने बात करनी है चट्टानों के अपक्षय की। चट्टानों का अपक्षय होता है, ये भी एक लेंथी टॉपिक होता है, हम इसको बहुत शॉर्ट में लेके चलेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह कैसे चलेंगे, देखो चट्टानों के अपक्षय के पर 3 प्रभाव पड़ते हैं, भौतिक, यांत्रिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। जो भौतिक प्रभाव है, यांत्रिक प्रभाव है, उसको हम विघटन कह सकते हैं। जो रासायनिक प्रभाव है उसको हम अपघटन कह सकते हैं, और जो जैविक प्रभाव है वो विघटन प्लस अपघटन दोनों ही प्रकार का हो सकता है। डायरेक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। विघटन कैसा प्रभाव है, विघटन टूटना, भौतिक और यांत्रिक प्रभाव है। रासायनिक अपघटन, यानी जो फॉर्मूले होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अपघटन हो जाता है। और जैविक में विघटन भी होता है, जैव जो है वो तोड़ते भी हैं और रूप भी बदल देते हैं। अब आपको दोनों ही चीज मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले भौतिक, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं, रूप नहीं बदलते हैं, रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको कौन सी श्रेणी में रखा, विघटन। देखो चट्टानों की भौतिक दशा, कुछ चट्टानें जैसे ग्रेनाइट है थोड़ी मजबूत है, और बालू पत्थर है वो थोड़ा क्या है, कमजोर है। तो ग्रेनाइट है वो धीरे धीरे टूटेगा, बालू पत्थर है वो फटाफट टूट जाएगा। तो चट्टानों का जो भौतिक स्वरूप है या उनका जो संगठन है वो प्रभावित होगा या नहीं होगा। देखो टॉपिक बहुत टफ होता है ये जो चट्टानों वाला, मैंने कहा ना स्टूडेंट छोड़ भी देता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए, है ना। इसको गौर से देखिए, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, अपने आज इसे 1 घंटे के लेक्चर में सारा डिस्कस कर लेंगे, और पक्की गारंटी है क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब पर भी जाइए। सबसे पहले मैंने बताया चट्टानों की भौतिक दशा। अगर चट्टानी का संगठन कमजोर है तो जल्दी जल्दी टूटेगी, और मजबूत है तो वो धीरे धीरे टूटने वाली है। नेक्स्ट है तापमान में बदलाव। जब गर्मियां आती है तो चट्टानें फैलती है, सर्दियां आती है तो चट्टानें सिकुड़ती है। गर्मियां आती है तो चट्टानें फैलती है, और सर्दियां आती है तो चट्टानें सिकुड़ती है। तो उसके बीच में क्या आती है, दरारें आ जाती है, यानी चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाती है। तो ये कौन सा प्रभाव है, तापमान में बदलाव। तीसरा एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन यानी जल का प्रभाव की बात हो रही है। जल कई तरीके से प्रभाव डालता है। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें चट्टानों पर गिरती है, और चट्टानों पर गिरती है तो चट्टानों पे चोट लगाती है, जिसकी वजह से चट्टानें टूटना स्टार्ट हो जाती है, छिन्न भिन्न होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये पानी बहने लगता है, पानी बहने लगता है तो बहते हुए पानी की चट्टानों पे रगड़ लगती है, और चट्टानों के टुकड़े उसके साथ टूट टूट कर जाने लगते हैं। चट्टानों के टुकड़े उसके साथ टूट टूट कर जाने लगते हैं, परिवहन होता है। जब पानी क्रिस्टलीय अवस्था में धरती पे आता है, यानी कौन सी अवस्था में, ओलावृष्टि के रूप में, तो अब ओलों की चोट तो बहुत तेजी से लगती है, जिससे चट्टानें और ज्यादा छिन्न भिन्न होती है। तो ये भी किसका एक्शन है, हाइड्रोजन का, यानी जल का एक्शन है। 3 तरह का हो गया ना, बारिश गिरी तो चोट लगी, ओलावृष्टि हुई तो चोट लगी, स्नोफॉल हुआ, बर्फबारी हुई तो चोट हल्की लगती है, बहुत कमजोर लगती है, न के बराबर लगती है, बट कुछ न कुछ तो चट्टानें टूटती ही टूटती है। तो ये किसका प्रभाव है, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अपने टूटना और परिवहन होना। टूटना और परिवहन होने का मतलब क्या होता है, ये चट्टान है, यहां ऊपर से टूटी तो ये रगड़ खाते 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 नीचे आई, उस टुकड़े के दबाव से दूसरी चट्टान ऊपर से, मान लो कि कोई उसका बल्डर है, यानी बोले तो अपने बल्डर को ढेला बोले, ढेला है या पत्थर का टुकड़ा है, वो चट्टान से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, तो यहां तो स्क्रैच डालेगा ही, और जिससे टकराएगा उस पर भी चोट लगाएगा, तो उससे भी चट्टानें टूटती है। उसको हम टूटना और परिवहन होने के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ फ्रीजिंग।
एक्शन ऑफ फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो चट्टानों की दरारें होती है उसमें पानी भर जाता है, चट्टानों की जो दरारें होती है उसमें पानी भर जाता है, और पानी जो भरा होता है सर्दी पड़ती है तो वो जमता है, और जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। पानी जब जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। आपने अपने घर में रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी का बर्तन भर के बर्फ जमाने के लिए रखा है, जब बर्फ जम जाती है तो अपने देखते हैं कई बार उसको फुल भर के रख देते हैं तो साइडों में ऐसे दरारें हो जाती है, पानी तो उसके अंदर समाया हुआ था, फिर ये दरारें क्या मतलब पानी बाहर की तरफ ऐसे गिरता हुआ दिखाई देता है ना, बाहर की तरफ ऐसे लाइनें सी बर्फ की जमी हुई दिखाई देती है। आपने तो जो बर्तन था वो पानी से पूरा भर के रखा, बर्फ जमने के बाद ये पानी जो है इस बाहर भी ऐसे आ गया है ना, बाहर आ गया है, ये इसकी लाइनें सी है बर्फ की जमी हुई आपको दिखाई देती है। तो ये बाहर पानी क्यों आया, पानी तो बर्तन के अंदर पूरा पूरा होना चाहिए था। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। तो ये चट्टानों की जो दरारें हैं, इस दरार में पानी भर गया और ये पानी जमा तो इसका आयतन बढ़ा, तो इसने चट्टान पे धक्का लगाया, और चट्टान पे धक्का लगाया तो चट्टान टूटना प्रारंभ हो गई। तो चट्टानों का अपक्षय किसकी वजह से होता है, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, यानी जमने और पिघलने के बाद भी चट्टानें टूटती है। जमने से पानी का आयतन बढ़ेगा, चट्टानों पे दबाव लगेगा और चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है नम होना और सूखा होना। देखो जब चट्टानें नम होती है तो फूलती है और सूखती है तो सिकुड़ती है। आपने क्ले मिट्टी तो देखी होगी, क्ले मिट्टी जब नम होती है तो फूलती है और जब वो सूख जाती है तो सिकुड़ती है, उसमें दरारें आ जाती है। तो चट्टानों में भी सेम ऐसा ही होता है, चट्टानें जब सूखेगी तो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो दरारें आ जाएगी, यानी चट्टान टूटना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो टूटते हैं तो उसके सामने चट्टान वगैरह जो भी आती है उस पे चोट लगती है और चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाती है। ग्लेशियर तो समझते हो ना, ध्रुवों पे जो बर्फ जमी रहती है, हाई एलिवेशन वाला जो एरिया होता है, हाइट वाला एरिया होता है, वहां बर्फ जमा होती है। कई बार आवाज की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से ग्लेशियर पूरे का पूरा टूट जाता है और टूट के वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से भी चट्टानें टूटने लग जाती है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ विंड, हवा का प्रभाव। हवा जब चलती है तो सतह पर रगड़ लगाती हुई चलती है, सतह को रगड़ती रहती है, जिससे चट्टानें टूटती रहती है। दूसरा, अगर एरिया एंडुलेटेड है, ऊपर नीचे है, तो हवा इसे टकराएगी तो क्या होगा, चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो चट्टानें टूटेगी। आपने देखा होगा पहाड़ों के किनारे तीखे नहीं होते हैं, गोल होते हैं, क्यों, क्योंकि लगातार यहां पर हवा का वार होता है और ये चट्टानों को काटती रहती है, जिससे ये कैसा शेप ले लेती है, राउंड शेप ले लेती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय विद्युतीय घटना। जब बिजली कड़कती है तो बहुत तेज साउंड होता है और तेज साउंड की वजह से चट्टानों में दरारें आ जाती है। आप एक कांच के बंद चेंबर में, एयर टाइट चेंबर में धमाका कर दोगे तो वो कांच टूट जाएगा, सिर्फ आवाज की वजह से। हमने उस पर कोई चोट नहीं मारी है। उसी तरह से जब बिजली कड़कती है, तेज आवाज होती है, उसकी वजह से चट्टानें, कांच भी एक खनिज है और चट्टानों में भी खनिज है, तो चट्टानों में दरारें आ जाती है। कई बार क्या होता है, बिजली इतनी तेज पनपती है कि उसकी जो वेव्स होती है, यानी उसकी जो धार होती है, वो धरती तक आ जाती है और वो जिस सीधी चट्टान पे जब पड़ती है तो चट्टानें छिन्न भिन्न हो जाती है। तो जो आकाशीय विद्युतीय घटना है या वायुमंडलीय विद्युतीय घटना है, उससे भी चट्टानें टूटती है। यहां देखो हमने कोई रासायनिक क्रिया की बात नहीं की और कोई जीव की भागीदारी की बात नहीं की, इसलिए हमने इसको भौतिक और यांत्रिक अपघटन में रखा है, इसलिए हमने इसको विघटन बोला है, क्योंकि रासायनिक बदलाव नहीं हुआ, कोई अपघटन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई रासायनिक बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अपघटन नहीं, सिर्फ विघटन यानी टूटने में रखेंगे, यानी अलग अलग हो गया। ये भौतिक और यांत्रिक के अंदर आता है, ये हमेशा किस में आता है, भौतिक और यांत्रिक के अंदर आता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि भौतिक बहुत आसान है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब जैविक। जैविक भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर हम रासायनिक की बात करेंगे, जैविक की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या है, रासायनिक की बात करेंगे। जैविक आसान है ना, पहले आसान की। रसायन भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, हम इसको इजीली समझ जाएंगे। और आपको कैसे क्वेश्चन सही करना है, अगर रासायनिक अपघटन से क्वेश्चन आ जाए, आप ट्रिक देख लेना, 101% आप अपना क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। जैविक वाला तो गलत होता ही नहीं, इसके तो कोई चांस ही नहीं बनते हैं। तो जैविक में एक तो मनुष्य और जानवर कारण होते हैं, यानी जंतु,
दूसरे पौधे कारण होते हैं और तीसरे सूक्ष्म जीव कारण होते हैं। सबसे पहले हम पौधों की बात कर रहे हैं। चट्टानों की दरारों के बीच में पौधे उगते हैं और इनकी जड़ें होती है वो चट्टानों पर प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से चट्टानें टूटने लग जाती है। पौधे इसी तरह से चट्टानों को टूटने में अपना रोल अदा करते हैं, यानी अपनी भागीदारी निभाते हैं। चट्टानों की दरारों में पौधे उगते हैं और जो जड़ें होती है उनमें ताकत होती है। आपने देखा होगा पुराने जो किले हैं उनसे पीपल निकल जाता है, या पुराने घरों में पौधे उग जाते हैं, सड़कों में भी कई बार उग जाते हैं। तो आप देखो कि पौधे में क्षमता कितनी होती है ना। तो जो जड़ें होती है वो दबाव बनाती है चट्टानों पे, जिससे चट्टानें टूटने लग जाती है। ये पेड़ों की भागीदारी है। मनुष्य और जानवर, जानवर चट्टानों पर इधर उधर भ्रमण करते हैं। उनके जो खुर होते हैं, जो उनके हुक्स होते हैं, उनसे चट्टानों पर चोट लगती है, उससे चट्टानें लगातार टूटती रहती है। उसके अलावा कुछ जानवर होते हैं जो चट्टानों में होल बना लेते हैं, सुरंग बना लेते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, उससे भी चट्टानें तो टूटती है। तीसरा, मनुष्य तो बुद्धिजीवी है, इसके पास तो बहुत ज्यादा यांत्रिकरण है। ये जब चाहे जितनी मर्जी चट्टानें तोड़ सकता है। जैसे रेलवे लाइन निकालनी है, रोड लाइन निकालनी है, तो चट्टानों को तोड़ता ही है, सिंपल सी बात है। तो ये मनुष्य और जानवर का मतलब रोल रहता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव। इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चट्टानों पर क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो पड़ा रहता है। कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि पौधे वौधे जंतु भ्रमण करते हैं तो वो उनके अवशेष, उनके अपशिष्ट होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ है, इस पर सूक्ष्म जीव पनपते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इसका अपघटन करते हैं और इसको अपघटन करके किस में बदल देते हैं, ह्यूमस में। ह्यूमस क्या होता है, पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पर कोई चीज सड़ती है, गलती है, अपघटित होती है, वहां का माध्यम अम्लीय होता है। तो ये ह्यूमस होता है, ये अम्लीय होता है, इसमें बहुत सारे कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमिक अम्ल, उसके अलावा प्रूसेनिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो लगभग इसमें पाए जाते हैं। अम्ल जब है, हालांकि कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, यानी दुर्लभ अम्ल होते हैं, लेकिन अम्ल तो है ना, धीरे धीरे चट्टान की सतह को कमजोर कर देते हैं, जिससे चट्टानें टूटने लग जाती है। यही सूक्ष्म जीवों का रोल रहता है। तो जैविक कारण मैंने आपको बता दिए, जैविक में मनुष्य, जानवर, उच्च पौधे और उनकी जड़ें और सूक्ष्म जीव ये शामिल होते हैं। जहां जीव शामिल वहां जैविक कारण, जहां जीव शामिल वहां पर जैविक कारण बन जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें अब रासायनिक अपक्षय, या रासायनिक अपक्षय जो होता है उसको अपघटन बोलते हैं। अब देखो, जो जैविक अपक्षय होता है उसको विघटन भी बोला और अपघटन भी बोला, दोनों कैसे बोला ध्यान रखना। भौतिक में तो मैंने कहा कोई रासायनिक क्रिया होती नहीं है, भौतिक में तो कोई रासायनिक क्रिया होती ही नहीं है, इसलिए हमने इसको विघटन यानी टूटना बोला। विघटन तो हम इसलिए बोला कि जानवरों के जो खुर होते हैं, या फिर वो अपना शेल्टर, बिल, घुरी, कुछ भी बोलते हैं, बनाने के लिए उसको तोड़ते हैं, तो वो तो विघटन कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव है वो कार्बनिक पदार्थ को किसमें बदल रहा है, ह्यूमस में बदल रहा है। तो ये यहां पे क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहां पे बदलाव हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अपघटन। विघटन प्लस अपघटन। अब हम रासायनिक अपघटन में चलते हैं, या रासायनिक अपक्षय में चलते हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन। मैं आपको सिंपल चीजें पहले इनके अर्थ बता देता हूं, फिर अपने इनसे होने वाले अपघटन की बात करें। हाइड्रेशन, जल के अणु का जुड़ना। हाइड्रोलाइसिस, जल के अणु का क्रिया करना। हाइड्रेशन क्या होता है, जल के अणु का जुड़ना। हाइड्रोलाइसिस, जल के अणु का क्रिया करना। अभी अंतर बताऊंगा। सॉल्यूशन यानी घुलना, जैसे पानी के अंदर चीनी घुल जाती है। कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का निकलना। और उसके अलावा एक डिहाइड्रेशन भी, डिहाइड्रेशन। अब आप आसानी से समझ जाएंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि आप लोग रासायनिक अपक्षय वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि आप लोगों ने जब चट्टानें और उनका अपक्षय पढ़ा है, तब कितने लोगों ने रासायनिक अपक्षय पे बल दिया है, जोर दिया है। एक स्टूडेंट नितेश कुमार, ये टॉपिक तो सिलेबस में नहीं है। जब मर्दा, चट्टाने, खनिज लिख दिया तो ये टॉपिक सिलेबस में क्यों नहीं है, ठीक है। सिलेबस एक मोटा मतलब क्या है, एक फ्रेम दिया होता है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कभी नहीं होता है। अगर उसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया तो फिर अपने को पढ़ने की क्या जरूरत है, अपने सिलेबस ही पढ़ लेंगे। चट्टाने और चट्टानों का अपक्षय, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसमें आता ही आता है। मैंने कहा टफ क्वेश्चन है। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान से क्वेश्चन बनने होते हैं 4-5, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन, वो भी पादप पोषक तत्वों को मिला के 5 क्वेश्चन बनने होते हैं।
तो ये जरूरी नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, लेकिन आ गया तो आप क्या करेंगे, आ गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए टॉपिक पढ़ने में फायदा। इतना टफ तो टॉपिक है ही नहीं, आपको तो चट्टानों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, याद रखने वाला मामला तो उतना ही है, बाकी तो सारा का सारा समझने वाला ही है। वो बात अलग है कि आपने कहा सिलेबस में नहीं है, हर बार अपने मन को समझाया, अपने दिमाग को समझाया कि सिलेबस में नहीं है और छोड़ दिया। इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा जोर आपको आएगा ही आएगा। हम बात कर रहे थे हाइड्रेशन, जल के अणु का जुड़ना, और हाइड्रोलाइसिस, जल के अणु का क्रिया करना, सॉल्यूशन यानी घुलना, जैसे चीनी नमक का पानी में घुलना, कार्बोनेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन है ये ऑक्सीजन का निकलना। अब अपने 1 बाय 1 बात करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन याद करनी ही नहीं है, बस पहचान करनी है, उसको याद करने वाला काम नहीं करेंगे, अपने ज्यादा केमिस्ट्री की चक्करों में नहीं पड़ते हैं। देखो यहां पे गौर करना, जो रिएक्शन दी हुई है, यहां पे जो रिएक्शन दी हुई है ठीक है, ये साइज अपना ठीक रहेगा। ये देखो यहां पे HOH जो है H2O के लिए लिखा है, H2O के लिए लिखा है, यहां पे गौर करना। बस मैं आपको रिएक्शन याद करने का बोलता ही नहीं। देखो आयरन ऑक्साइड जो है इसको हम जनरली हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हेमेटाइट। O3 है इसमें, इसलिए इसको हेमेटाइट, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा एग्जाम देता है, मतलब अच्छे का मतलब सारे अच्छे ही होते हैं, मतलब थोड़ा BSc MSc लेवल का कोई एग्जाम देता है, वहां ये फॉर्मूले भी याद रखने पड़ते हैं। हेमेटाइट है, हेमेटाइट के साथ जल जुड़ा है। देखो अब हेमेटाइट के साथ जल का अणु ने यहां पर कोई क्रिया नहीं की, क्रिया का मतलब है जल का अणु टूट कर कोई काम नहीं कर रहा है, बस सिर्फ जुड़ रहा है, चिपक रहा है। जैसे आपके कपड़े पानी से गिले हो रहे हैं, जैसे आपके कपड़े पानी से गीले हो रहे हैं, उसी तरह से हेमेटाइट जो है वो पानी से गीला हो रहा है और कुछ नहीं है। तो ये हाइड्रेशन है, जिसमें इस तरह से अगर आपको जल का अणु जुड़ा हुआ दिखाई दे, क्रिया करता हुआ दिखाई नहीं दे, सिर्फ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। अब आपको केमिकल रिएक्शन याद रखने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन सीधा सा आएगा, निम्न में से अपचय का कौन सा हाइड्रेशन उदाहरण है? तो इस रिएक्शन में आप समझ जाओगे कि इसमें जल का अणु जुड़ा हुआ है, जल अणु क्रिया नहीं कर रहा है, वैसे ऐसे ही पहचानना है। हेमेटाइट जो होता है अगर उसमें जल का अणु जुड़ता है तो वो लाइमनोटाइट बन जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान देना है, जिन मृदाओं में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिन मृदाओं में आयरन की मात्रा अधिक होती है उनका रंग कैसा होता है? फटाफट बताइए। जिन मृदाओं में आयरन की मात्रा यानी लोहा तत्वों की मात्रा अधिक होती है उनका रंग कैसा होता है? फटाफट बताइए। सर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 300 ppm होती है, आपने 3000 ppm का बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला, एयर में 330 ppm ही बोला था। और जो सॉइल है उसके अंदर मैंने 2500 ppm बताया था, कल का लेक्चर देखे ना। जिन मृदाओं में आयरन की प्रधानता होती है, सब आंसर दे रहे हैं लाल, है ना। अब देखो यही तो चीजें आपको क्लियर करनी है, आपने तो हमेशा ही मोटा मोटा पढ़ा है। देखो अगर किसी मृदा में आयरन की प्रधानता होती है और वो सूखी होती है तब उसका रंग लाल होता है। अब ये देख लो गिल्ली होगी और रंग कैसा हो गया? पीला। यानी हाइड्रेट मृदा यानी गीली मृदा यानी नम मृदा में अगर आयरन की मात्रा अधिक होती है तो उसका रंग हमेशा कैसा होगा? येलो होगा। सूखी है तो लाल होगा, और नम है, हाइड्रेट है, गिल्ली है तो उसका रंग कैसा होगा? पीला। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयरन की वजह से 3 रंग होते हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे। अगर सूखी है तो लाल, अगर नम है गिल्ली है तो पीला, और अगर जल भराव वाली है तो भूरा रंग होता है। आयरन की वजह से 3 रंग। आपने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना, फिर बोलोगे जी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन गलत कर आओगे, सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। लाल रंग होता है अगर मिट्टी सूखी होती है, अगर नम होती है तो कैसा? पीला रंग। ये देख लो मैंने यहाँ सिर्फ पानी ही जोड़ा है और कुछ तो किया ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पानी ऐड हुआ है और कुछ नहीं ऐड हुआ है। यहाँ पे पानी जुड़ा है, पानी का मतलब गीला। शर्ट गिल्ली होना हाइड्रेशन है, धूप में सुखा दो डिहाइड्रेशन है, धूप में सुखा दो डिहाइड्रेशन है। अगर सेम ही रिएक्शन आपको मिल जाती बट उल्टी मिलती, सेम ही रिएक्शन मिल जाती बट उल्टी मिलती, कैसे उल्टी मिलती? ऐसा लिखा होता Fe2O3 है ना, -3H2O, इससे बन गया 2Fe2O3 प्लस 3H2O। ये रिएक्शन यहां पे लिखी होती, ये रिएक्शन यहां पे लिखी होती।
आपको रिएक्शन नहीं याद करनी, मैंने कहा याद करने वाला मामला तो अपने को रखना ही नहीं है, केमिस्ट्री से को तो अपने ज्यादा रिश्तेदारी रखनी नहीं है केमिस्ट्री से, है ना। तो यहां पे देखो जल है जुड़ा हुआ और यहां पे ये प्लस लगा दिया, जल है निकल रहा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। सिर्फ इतनी पहचान करनी है और कुछ नहीं पहचान करनी। अब देखो सिंपल सी बात, अब मैं इसको मर्दा में सॉरी चट्टानों में अपचय कैसे करते हैं, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन है वो चट्टानों में अपचय कैसे करते हैं, इसको भौतिक रूप से ही सीधा बता देता हूं, ज्यादा रटने वाला काम ही नहीं है। अगर कोई चट्टान गीली होगी तो कमजोर हो जाएगी, कमजोर होगी तो टूटेगी। चिकनी मिट्टी का मैदान देखा होगा, जब आप उसमें कस्सी मारते हैं, फोड़ा मारते हैं तो वापस उछल आती है क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है। जैसे ही अगर आप उसको गीला कर देंगे और उसमें कस्सी मारेंगे तो वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जैसे ही कस्सी मारेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो चट्टानें भी गीली होने के बाद सॉफ्ट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी, चट्टानें जल्दी टूटेगी। अगर जस्ट डिहाइड्रेशन हुआ तो चट्टानें सिकुड़ेगी, उसमें दरार आएगी या नहीं आएगी, दरार आएगी तो समझ लो चट्टान टूटना स्टार्ट होगी, दरारों में कोई पौधे उग जाएंगे और फिर अपने आप ही टूटती जाएगी। चाहे वो गीली हो रही है चाहे वो सूखी हो रही है, जाहिर सी बात है कि चट्टान टूटना प्रारंभ हो जाएगी। ये हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का रोल रहता है, क्या याद रखना है। अब नीचे वाले फॉर्मूले देख लो, बॉक्साइट है उसमें पानी जुड़ते ही हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। एंथ्राइड है उसके अंदर जल जुड़ते ही सीधा क्या बन जाता है, जिप्सम सॉरी एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट है उसमें सीधा ही पानी जुड़ते ही जिप्सम हो जाता है। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, आपने लवणीय सारी मृदाओं के सुधार में पढ़ा होगा। सिर्फ पानी जुड़ रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। यहां ओलवाइन है, ओलवाइन में पानी जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, सरपेंटाइन। मैं कहता हूं समीकरण मत याद रखिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये जुड़ रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है। सिर्फ जुड़ रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है। तो बताओ क्यों नहीं आप केमिकल अपचय पढ़ते, क्योंकि नाम ही केमिकल आ जाता है, रासायनिक आ जाता है, तो तभी हम उस समय छोड़ देते हैं। कल को क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे, ऐसा कुछ याद रखने वाला मामला तो है ही नहीं। नेक्स्ट है ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज के साथ देखो याद नहीं रखनी है, सिर्फ देखने की बात करनी है। यहां पे के साथ जल का अणु क्रिया कर रहा है। देखो जल का अणु क्रिया कैसे करा, ये देखो यहां पे KOH आ गया, यानी OH, यानी जल का जो अणु है वो किसमें टूट गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में टूट गया। हाइड्रोजन देखो यहां जुड़ गया और हाइड्रोक्सिल यहां पे जुड़ गया। जल का अणु टूट के क्रिया कर चुका है, और जो टूट के क्रिया करता है फिर वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जो टूट के क्रिया करता है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जो टूट के क्रिया करता है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये यहां पे हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन हुआ है। ये ऑर्थोक्लेज थोड़ा हार्ड है, जैसे इसने क्रिया की ये एसिड सिल्ट क्ले बन गया। अब ये आसान है, इसकी वेदरिंग फटाफट स्टार्ट हो जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस भी चट्टानों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनेशन। मैंने यहाँ रिएक्शंस लिख रखी है ना ताकि पहचानते जाए हम। नेक्स्ट है कार्बोनेशन। देखिए जो कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन में क्या होता है, प्रकृति में वातावरण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ के क्या बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। और कार्बनिक अम्ल होता है वो चट्टानों को तोड़ना स्टार्ट, मैंने कहा था अम्ल तोड़ना स्टार्ट। अब ये जो अम्ल है, जैसे मान लो इसने कैल्साइट के साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया जो कमजोर है किसकी तुलना से, कैल्साइट से, जिससे चट्टानें फटाफट टूटने लग जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं रासायनिक अपचय में। रासायनिक अपचय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अपचय जो होता है वो कार्बोनेशन होता है। रासायनिक अपचय में सबसे महत्वपूर्ण जो अपचय होता है, वेदरिंग होती है, वो कार्बोनेशन होता है, और दूसरा होता है वो ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखिएगा। तो जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है वो कार्बोनेशन है। आंख बंद करके कर देना, आपको यहां पे किसी तरह के कोई रिएक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो मैंने कहा आपको याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है जिससे आप पहचान सकें। देखिए यहां पे ये फेरस ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटाइट, ऑक्सीजन जुड़ा, हेमेटाइट हो गया। तो अब देखिए यहां दो एग्जांपल देखिए, फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा, फेरिक ऑक्साइड हो गया, मैग्नेटाइट में ऑक्सीजन जुड़ा, हेमेटाइट हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब अगर मिट्टी सूखी है तो उसके रंध्र खाली है, उसमें सिर्फ वायु होगी, सूखी मृदा ही ऑक्सीकृत मृदा कहलाती है।
सूखी मृदा ही ऑक्सीकृत मृदा कहलाती है और सूखी मृदा सिकुड़ती है, दरारें पड़ती है, चट्टानें टूटती है। रासायनिक रूप से कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। सूखी मृदा में ही हवा होती है, हवा में ही ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से ही क्या होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो सूखी मृदा, सूखी चट्टानें, ऑक्सीकृत चट्टानें, ऑक्सीकृत मृदा, सूखी होती है वो सिकुड़ती है, सिकुड़ती है तो दरारें पड़ती है। बस ऑक्सीकरण का ये रोल होता है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अपने उल्टा कर देंगे, ये रिएक्शन यानी फेरिक ऑक्साइड होता है, उससे अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो फेरस ऑक्साइड बन जाता है। और अब देखो जाहिर सी बात है, चट्टानों से ऑक्सीजन क्यों निकलेगा, जब चट्टानों में ऑक्सीजन की हवा की जगह क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। जब हवा की जगह जल भर जाएगा तो हवा तो बाहर निकल जाएगी, हवा बाहर निकल जाएगी तो उसको अपचयन या रिडक्शन बोलते हैं, उसको अपचयन और या फिर रिडक्शन बोलते हैं। जब इसमें जल भर गया तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, चट्टानें सॉफ्ट हो जाएगी, चट्टानें फटाफट टूट जाएगी, चट्टानें फटाफट टूट जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे ये ऑक्सीकरण अपचयन का रोल होता है। सिर्फ रिएक्शन को पहचाना है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन है। चट्टानों के रासायनिक अपचय में सबसे महत्वपूर्ण कार्बोनेशन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने बात करें, देखो यहां पे ये रिडक्शन फॉर्म दिया हुआ है, वो मैंने सारा कुछ पीछे आपको बता ही दिया। नेक्स्ट अपने बात करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी घोल। कोई चट्टान है, उस पर पानी गिरेगा, इसमें जो भी साल्ट है या सेक्सी ऑक्साइड जो पानी के साथ घुल सकते हैं वो घुल कर चल पड़ेंगे। जो साल्ट है, लवण है, सेक्सी ऑक्साइड है, वो तो घुल कर चल पड़ेंगे। वो घुल के चल पड़ेंगे तो चट्टान खोखली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी तो जल्दी जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। बताओ सॉल्यूशन में आपको क्या याद रखना है? कुछ भी नहीं याद रखना। इसलिए वापस देखो हम इस टेबल पे आते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन और डिहाइड्रेशन। सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ बाकी के फॉर्मूले देंगे। उस फॉर्मूले से आपको कभी कभार पहचानना होता है कि ये चट्टानों का किस तरह का अपक्षय होता है। तो मेरे हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किस तरह का अपक्षय देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए यहां पे एक टॉपिक और आता है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा निर्माण की प्रक्रिया ना, वो हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है मृदा निर्माण के दो चरण होते हैं। मृदा निर्माण के दो चरण होते हैं और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक की भी बात करेंगे। पीछे मैंने बताया था चट्टानें टूटती है, अभी टूटने की बात की, अपक्षय बड़े टुकड़ों में, साथ में कुछ छोटे टुकड़े। किसी पत्थर पे चोट मारोगे तो कुछ छोटे टुकड़े होंगे, कुछ बड़े होंगे। उसके बाद और छोटे 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 बिल्कुल कण हो जाते हैं जिनका साइज 2 mm से छोटा हो जाता है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? मृदा। इसको हमने क्या बोला? चट्टान। ये बीच में ऐसी अवस्था है जिसमें मृदा और चट्टानें दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है। इसको हम रिगोलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको रिगोलित बोला जाता है। तो मृदा निर्माण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ? 2 चरणों में। चट्टानों से क्या बना? रिगोलित, और रिगोलित से बना मृदा। चट्टानों से रिगोलित और रिगोलित से क्या बना? मृदा बना। ये बात किसने बोली थी? जेनी ने। जेनी के अनुसार मृदा निर्माण कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में पूरा होता है। चट्टान से रिगोलित बनना और रिगोलित से मृदा बनना। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी चट्टान के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में सबसे पहले मृदा विज्ञान के जनक, पेडोलॉजी के जनक वीवी डोकुचेव ने बताया था। देखो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में सबसे पहले वीवी डोकुचेव ने बताया। वीवी डोकुचेव ने कहा कि मृदा निर्माण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक यानी फैक्टर है, एस का मतलब सोयल, एस का मतलब सोयल, एफ का मतलब फैक्टर, फैक्टर बोले तो कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में सबसे पहले वीवी डोकुचेव ने बताया। वीवी डोकुचेव ने कहा मृदा निर्माण को प्रभावित करता है पी, पी का मतलब पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल बोले तो पेतरक पदार्थ। उसके अलावा प्रभावित करते हैं ओ, ओ बोले तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव। और तीसरा इन्होंने बताया सीएल बोले तो क्लाइमेट, क्लाइमेट बोले तो जलवायु।
तो देखो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले वीवी डोकुचेव ने बताए थे। उन्होंने कहा था मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक 3 है, पेत्रक पदार्थ, जीव और जलवायु। वीवी डोकुचेव के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? 3 कारक। लेकिन उसके बाद जेनी ने मृदा निर्माण के 2 चरण बताए और साथ साथ में उसको प्रभावित करने वाले 5 कारक बताए। तो अब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है, आप सीधा सा उत्तर दे देंगे 5 कारक है। क्यों? क्योंकि जेनी ने विस्तार से अध्ययन किया है। नो डाउट सबसे पहले वीवी डोकुचेव ने बताया, वीवी डोकुचेव ने 3 ही बताए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वीवी डोकुचेव के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है, तो आप बोलोगे 3 है। और जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? 5 कारक है। तो अब अपने जेनी के अनुसार ही बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम पढ़ते किसका है? जेनी का पढ़ते हैं। सबसे पहले तो किसने दिया था? वीवी डोकुचेव ने। लेकिन वीवी डोकुचेव ने उतना एक्सप्लेन नहीं किया जितना जेनी ने किया था। जेनी ने कहा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो 5 है। एक तो पेरेंट मटेरियल यानी पेत्रक पदार्थ, दूसरा क्लाइमेट यानी जलवायु, तीसरा ऑर्गेनिज्म यानी जीव, चौथा रिलीफ यानी स्थलाकृति, और पांचवा टी यानी टाइम यानी समय। पी से क्या बनेगा? पेत्रक पदार्थ बनेगा। सीएल से क्या बनेगा? क्लाइमेट यानी जलवायु बनेगा। ओ से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म यानी जीव। जीवों में 3 आ जाएंगे, एक तो जंतु आ जाएंगे, दूसरे पादप आ जाएंगे और तीसरे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। आर का मतलब रिलीफ, रिलीफ का मतलब स्थलाकृति, और टी जो है टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय। तो जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक थे? 5 कारक थे। पेत्रक पदार्थ, जलवायु, जीव, स्थलाकृति और समय। आपको याद रहना चाहिए इस टाइप का रिएक्शन। जेनी के अनुसार मृदा निर्माण कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में, चट्टान से रिगोलित और रिगोलित से मृदा। और जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक थे? 5। पेत्रक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, जलवायु, ऑर्गेनिज्म, जीव, रिलीफ, स्थलाकृति और टी टाइम यानी समय। अब बात आती है कि जेनी ने इनको फिर से आगे 2 भागों में बांट दिया, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निष्क्रिय कारक। सबसे पहले हम बोले सक्रिय कारक। सक्रिय बोले तो एक्टिव। एक्टिव फैक्टर वो होते हैं जो मृदा निर्माण को जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे घटा सकते हैं। और पैसिव यानी निष्क्रिय कारक वो होते हैं जिनका मृदा निर्माण पे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जब चाहे मृदा निर्माण को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो अब देखो हम एक एक की बात करते हैं। पेत्रक पदार्थ, चट्टानों में अगर बालू पत्थर है तो फटाफट टूट जाएगी, ग्रेनाइट है, सेल है तो धीरे धीरे टूटेगी। लेकिन अब बताओ कि ये मृदा निर्माण को तेज कर सकती है या धीमे कर सकती है? इनका जो गुण है वो प्रभाव जरूर कर रहा है। बालू पत्थर से मिट्टी जल्दी बन जाएगी, सेल से ग्रेनाइट से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे बनेगी। लेकिन बालू पत्थर बचाए कि मैं सेल बन जाऊं, मजबूत हो जाऊं, धीरे धीरे मृदा निर्माण करूं, और इधर से सेल सोचे कि मैं बालू बन जाऊं और फटाफट मृदा निर्माण करूं, ऐसा नहीं संभव हो सकता। यानी ये एक्टिव नहीं है। ये कौन से है? पैसिव है, यानी जब चाहे निर्माण बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो इसको हम किस में रखेंगे? पेरेंट मटेरियल को पैसिव में रखेंगे। नेक्स्ट आता है जलवायु। जलवायु में तो जो मौसम है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। 5 दिन लगातार बारिश होगी, पानी पानी खड़ा होगा, तेजी से बह जाएगा, बाढ़ आएगा, चट्टानें टूटने लग जाएगी, लैंडस्लाइड होने लग जाएगी। अगर सूखा पड़ा है तो जो चट्टानें वो सिकुड़ने लग जाएगी, उसमें दरारें आएगी, ओलावृष्टि होनी स्टार्ट हो गई तो चट्टानें फटाफट टूटने लग जाएगी, और मौसम समान रहा तो चट्टानें धीमे धीमे टूटेगी। यानी जलवायु जब चाहे तब मृदा निर्माण को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो हम इसको कौन से फैक्टर में रखेंगे? एक्टिव फैक्टर में, यानी सक्रिय कारक के अंदर रखेंगे। इन दोनों की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात आती है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव। इसके अंदर जंतु भी आते हैं, पादप भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। जंतुओं की संख्या बढ़ती है, पादपों की संख्या बढ़ती है, इंसानों की संख्या बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि जो मृदा निर्माण है वो तेज हो जाता है, संख्या कम हो जाती है, मृदा निर्माण धीमे हो जाता है। मनुष्य जब चाहे जितनी चट्टानें तोड़ सकता है क्योंकि उसके पास यांत्रिकरण है, जब चाहे चट्टानों को प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी जीव है वो एक क्या है? एक्टिव चीज है ना। तो जाहिर सी बात है वो कौन से फैक्टर के अंदर आएगा? एक्टिव के अंदर आएगा। तो हम एक्टिव में दूसरा कौन सा रखेंगे? ऑर्गेनिज्म। एक तो कौन सा? क्लाइमेट, दूसरा ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपने बात करें रिलीफ, स्थलाकृति।
अगर समतल एरिया है तो हवा की चोट कम लगती है, पानी का बहाव धीमा होता है, जिससे चट्टानें धीमे टूटती है। अगर एंडुलेटेड एरिया है, ढलान वाला एरिया, हवा की चोट भी ज्यादा लगेगी, पानी भी तेजी से बहेगा, रगड़ भी ज्यादा लगेगी, चट्टानें फटाफट टूटेगी। तो जो समतल है उसमें अपक्षय धीरे होता है, जो ढलान वाला है, एंडुलेटेड है, उसमें अपक्षय बहुत तेजी से होता है। लेकिन समतल सोचे कि मैं ऊपर नीचे या ढलान वाला हो जाऊं, ढलान वाला सोचे कि मैं समतल हो जाऊं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये होना प्रभाव तो डालेगा, लेकिन एक्टिव प्रभाव नहीं डालेगा। कैसा प्रभाव डालेगा? पैसिव। तो रिलीफ को हम स्थलाकृति को किसमें रखेंगे? पैसिव फैक्टर में, यानी निष्क्रिय कारक के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट अपनी बात करें टी, टाइम, समय। समय के साथ हर चीज में बदलाव होता है और समय के साथ हर चीज कमजोर होती है। आज आप यंग है, आप में ताकत है, आप में मजबूती है, थोड़े समय बाद जब उम्र निकल जाएगी तो हम भी कमजोर हो जाएंगे। जो बिल्डिंग होती है जब बनती है बहुत मजबूत होती है, धीरे धीरे कमजोर होती है, एक समय उसको गिराना भी पड़ता है। उसी तरह से चट्टानें मजबूत है, धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी और फिर अपने ये एक दिन जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो समय है उसको हम पैसिव फैक्टर में रखें। क्यों रखें पैसिव फैक्टर में? क्योंकि समय तो अपने आधार पे ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम चट्टानों को जल्दी तोड़ने के चक्कर में एक साल में 30 साल गुजार दें। एक साल में तो एक साल ही गुजरेगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होगी, लेकिन समय जब चाहे तब चट्टान निर्माण को मृदा निर्माण को तेज नहीं कर सकता और मृदा निर्माण को धीमा नहीं कर सकता है। इसलिए हम कौन से फैक्टर में रखेंगे? पैसिव। यानी जेनी के अनुसार मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक है पेत्रक पदार्थ यानी पी, दूसरा स्थलाकृति यानी रिलीफ यानी आर, तीसरा टाइम यानी समय यानी टाइम, है ना, टी से अपने। एक्टिव फैक्टर यानी सक्रिय जो कारक है वो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म है, यानी जलवायु और जीव है। जय वाले किसमें आ जाएंगे? सक्रिय में, बाकी सारे किसमें आ जाएंगे? निष्क्रिय में। तो ये मृदा निर्माण के चरण और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, और ज्यादा कुछ डिटेल आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जितना करवाया है उतना समझ में आया नहीं आया? ये जो लास्ट में छोटा सा मैंने पार्ट करवाया, मृदा निर्माण के 2 चरण हैं। कौन सा? चट्टान से रिगोलित और दूसरा रिगोली से मृदा। ये जेनी ने कहा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले वीवी डोकुचेव ने दिए थे, लेकिन 3 दिए। फिर आगे चल के जेनी ने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक दिए थे? 5 कारक दिए थे। ये 5 कारक मैंने आपको बता दिए। इन 5 कारक को जेनी ने 2 भागों में बांट दिया, एक तो एक्टिव और दूसरा कौन सा है? पैसिव। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताइए। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, टॉपिक कंप्लीट भी करना था, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कल के टॉपिक के साथ अपने डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बना रहे। कल का क्या टॉपिक रहने वाला है उसका शेड्यूल हमने डाल दिया है, तो आप सीधा चैनल पे जाके, हमेशा तो शेड्यूल शाम को डाला जाता है, आज हमने ऑलरेडी जो है शेड्यूल डाल दिया है, तो आप उस शेड्यूल पे जाइए, लोगों के साथ भी शेयर करिए और समय से पहले ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज के जो क्वेश्चन है वो कल के टॉपिक के साथ ही अपने डिस्कस करेंगे, नहीं तो काफी लंबा समय लग जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इनमें कुछ 2-3 ऐसे स्पेशल क्वेश्चन भी है जिनको थोड़ा सा अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इतना समय आज बचा नहीं है, इसलिए कल की क्लास के साथ ही ये क्वेश्चन अपने डिस्कशन करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।